अकाउंटिंग रेशियोज के इस पार्ट 4 में जो कि लास्ट पार्ट है, हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या फिर जिसको इनकम रेशियोज भी बोलते हैं। 5 तरह की रेशियोज आएंगी इसके अंदर: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ और फिर जिसको नेट सेल्स भी बोलते हैं, मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये एस्टेब्लिश करता है ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की आपस में रिलेशनशिप को, कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, क्या वो एडिक्वेट है ताकि अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम पूरा कर सकें और फिर डे टू डे के दूसरे एक्सपेंसेस जैसे कि हमने कोई अगर लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, उनको पूरा कर सकें। तो ये सारे एक्सपेंसेस को पूरा कर सकने के लिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एडिक्वेट है या नहीं है। तो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ को माइनस करके। कॉस्ट ऑफ आरएफओ मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि कैरेज, वेजेस, फ्रेट, कार्टेज एक्सेट्रा, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। रिमेंबर, इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे लूज टूल्स और स्पेयर्स, स्टोर स्पेयर्स ये वगैरह इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हमने लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को सिर्फ इंक्लूड किया था सेकंड टाइप की रेशियोज में, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज, जो कि वीडियो 2 में हमने किया था। उसके अलावा जब भी हमें इन्वेंट्री लेना है, बाकी 3 तरह की रेशियोज में हमें लूज टूल्स, स्टोर स्पेयर्स को नहीं लेना है। तो ये फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ सेल्स एक ही बात होती है। तो हम अपने आरएफओ में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर ले तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए डिवाइडेड बाय आरएफओ। आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो हम इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है, ये डीक्यूबल में से लिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 93। सेल्स दे रखी है यानी कि आरएफओ दे रखा है 1,20,000, 1,80,000, 2 सालों का सेल्स दे रखा है और 2 सालों का ही ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। 19 का प्रॉफिट रेशियो था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था 25% और 20 का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100 यानी कि 20%। हालांकि अगर आप देखो, अगर आपको इसको एनालाइज करने के लिए बोला जाए तो 19 में सेल्स थी 1,20,000, 20 में सेल्स हो गई 1,80,000, यानी कि 60% 50% से बढ़ गई, 60,000 बढ़ गई। 60,000 1,20,000 का 50% होता है, तो 50% से हमारी सेल्स बढ़ गई, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी उतना ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ने की बजाय ये कम हो गया है। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई होगी, यानी कि या तो परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारे या तो परचेजेस बढ़ गए होंगे, जो भी हम मटेरियल खरीदते हैं उसका प्राइस बढ़ गया होगा, या हमारे दूसरे वेजेस या कार्टेज, कैरेज, अदर डायरेक्ट चार्जेस बढ़ गए होंगे, जिसकी वजह से सेल बढ़ने पर भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ने की बजाय कम हो गया है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग: ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स होता है परचेजेस रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न। तो परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस करेंगे तो हमारा नेट परचेजेस आ जाएगा। वेजेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमारे फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ये रेशो के बारे में आइडियल रेशो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जितनी ज़्यादा ये रेशो होगी, हायर द रेशो, उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें RFO तो दे रखा है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, RFO माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपके पास दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे इसमें परचेजेस, और उसमें प्लस करेंगे परचेजेस रिटर्न, यानी कि परचेजेस और परचेजेस में से परचेज रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे तो हमारा नेट परचेजेस आएगा। तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगा, जिसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ RFO के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि वेजेस हैं माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000, नेट परचेजेस है 1,50,000 माइनस 20,000, तो 1,30,000 प्लस वेजेस हैं 10,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40,000। तो ये आ जाएगा हमारा 1,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO को माइनस कर देंगे। RFO है हमारा 2,50,000, तो 2,50,000 माइनस 1,50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 40%। 40% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि RFO का 40% है। अगला है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, A और B दो कंपनीज हैं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की, उनकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है और आपको बताना है विच कंपनी इज डूइंग बेटर, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और RFO। RFO आपको दोनों कंपनीज का दे रखा है, ग्रॉस सेल्स दे रखा है और सेल्स रिटर्न दे रखा है। तो हम इसके बेसिस पे नेट RFO निकाल लेते हैं। नेट RFO निकालने के लिए ए कंपनी में 3,30,000 माइनस 10,000, तो ग्रॉस RFO माइनस सेल्स रिटर्न, ए कंपनी का आ जाएगा 3,10,000 माइनस करके 3,20,000, और बी कंपनी का आ जाएगा 3,80,000 माइनस करेंगे 20,000 माइनस करेंगे तो 3,60,000। तो ये है ए कंपनी का RFO, ये है बी कंपनी का RFO। अब हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, और दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं इधर क्रेडिट साइड पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये लिखते हैं। फिर उसमें से हम ये एक्सपेंसेस सारों को इधर लिख देते हैं डेबिट साइड पे, और सारी इनकम्स को क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो नॉन ऑपरेटिंग हो दोनों को लिख देते हैं। तो हम इधर लिख देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और इधर लिख देते हैं हम ऑपरेटिंग इनकम को एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों को। हर तरह के एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे माइनस करते डेबिट साइड में दिखाते हैं, और हर तरह की इनकम को हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है, उसके बेसिस पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इस नेट प्रॉफिट में ये सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और ये सारी इनकम को माइनस कर देंगे। तो जैसे कि ए कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 75,000,
तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो मैंने बोला कि ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कोई भी तरह की इनकम हमें देनी रखी, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है। ए कंपनी के केस में 75,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, तो आपका आ जाएगा 1 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट इस तरीके से हम निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ए कंपनी का आ जाएगा 75,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। बी कंपनी का सिमिलरली 1,10,000 नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, 15,000 प्लस 25,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,40,000। तो दोनों कंपनीज की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। ए कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो ए कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख डिवाइडेड बाय 3,20,000 इंटू 100, तो ये आएगा 31.25%। बी का निकालेंगे तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 41.67%। तो कंपनी बी इज डूइंग बेटर क्योंकि उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा अच्छा आया है। आगे है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Cash revenue from operation was 1/3 of the total revenue from operations. उसके बाद है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 1,40,000, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 था टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, यानी कि सपोज कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था x, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसका 1/3 यानी कि x/3, और ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1,40,000, तो इसके बेसिस पे आप x की वैल्यू निकाल लो। 3 को 1,40,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो x विल बी 4,20,000, तो दैट मीन्स आपका टोटल RFO आ जाएगा 4,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें RFO चाहिए था, वो ये हमें एक बार मिल गया है। उसके बाद है कैश परचेजेस वाज 25% of credit purchase and cash purchase was 50,000 and opening inventory, closing inventory, carriage ये सब दे रखा है। इन सब के बेस पे हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ RFO, फिर हम टोटल RFO में से कॉस्ट ऑफ RFO को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसके बेसिस पे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो अब हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ RFO निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या दे रखा है, कैश परचेज वाज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, तो लेट क्रेडिट परचेज भी y, तो कैश परचेज उसका क्या है 25%, और हमें कैश परचेज दे भी रखा है 50,000, तो y निकाल लेते हैं 50,000 इंटू 100/25, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। क्रेडिट परचेज आ गया 2 लाख, कैश परचेज है 50,000, तो इसके बेसिस पे हम टोटल परचेजेस निकाल लेते हैं। तो टोटल परचेजेस होगा कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस 50,000 प्लस 2 लाख, तो 2,50,000 का हमारा टोटल परचेजेस आ गया। कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस लेना होता है पर इस क्वेश्चन में हमें नेट परचेजेस रिटर्न दे नहीं रखा, तो जो दे रखा है वही ले लेते हैं। तो टोटल परचेजेस प्लस देखते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, यस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे कैरेज है, तो हम कैरेज को ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमें दे रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000, क्लोजिंग उससे 10,000 ज्यादा है यानी कि 40,000 है,
तो निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000, टोटल परचेजेस है 2 लाख, प्लस कैरेज है हमारा 12,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 40,000। तो टोटल परचेजेस 2,50,000 है, ये क्रेडिट परचेजेस है 2 लाख और टोटल परचेजेस है 2,50,000। तो इन सबको प्लस माइनस करने से हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया 2,50,000। आरएफओ में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आरएफओ है हमारा 4,20,000, तो इसमें से 2,52,000 को माइनस कर देते हैं, आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 4 लाख माइनस 2,50,000, ये आ जाएगा 4,20,000 था माइनस 2,50,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,68,000। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40%। 40% आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स, selling price is 33 and 1/3% above cost, calculate the gross profit ratio। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दे रखी, हमें सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, आरएफओ निकालना है, लेकिन आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूले में हमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकल आएगा। रेशियो आपको दे रखी है 6, कॉस्ट ऑफ आरएफओ पता नहीं अभी, डिवाइडेड बाय एवरेज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग उसका 1.5 टाइम्स है, यानी कि 60,000 का 1.5 कितना होता है 90,000। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ गया 6। कॉस्ट ऑफ आरएफओ 60 प्लस 90, 1,50,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 75,000। इसके बेसिस पे हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा। 6 को 75,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4,50,000 आ जाता है। अब इतना आ गया हमारा। सेलिंग प्राइस इज 33 एंड 1/3% अबव कॉस्ट, सेलिंग प्राइस के बेसिस पे हमारा आरएफओ आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है इसका 4,50,000 प्लस इसका 33 एंड 1/3। 33 एंड 1/3 का मतलब होता है 100/3%। तो 100/3% परसेंट मतलब 1/100 ऑफ किसका, कॉस्ट का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आरएफओ होगा हमारा 6 लाख। 33 एंड 1/3% ऑफ कॉस्ट था, यानी कि 100/300%, 100/3%, परसेंट मतलब अपॉन 100 इंटू 1/100 ऑफ 4,50,000। तो ये आ जाएगा हमारा 6 लाख। हमारे पास आरएफओ आ गया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल सकता है आराम से। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, यानी कि 6 लाख में से 4,50,000 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 1,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। तो ये थे फर्स्ट रेशियो जिसका नाम था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगली रेशियो करते हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो है ये। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट
divided by RFO into 100. Operating cost upon RFO into 100. अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ आरएफओ या कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस सारी ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कि हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि हमारे बिजनेस को चलाते टाइम के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरीज देना, वेजेस देना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। उसके अलावा जो हमने शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं तो उनके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। यहाँ से हम कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी कि उनको दिया जाने वाला बोनस, सैलरी, वेजेस। डेप्रिसिएशन, टेंजिबल एसेट्स घट जाती है। अमोर्टाइजेशन, इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट्स, उनको राइट ऑफ करते हैं तो वो वाले एक्सपेंसेस। दूसरे एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट हम देते हैं अपने कस्टमर्स को ताकि वो हमें जल्दी से पे कर सके डेट्स। बैड डेट्स हो जाते हैं उसको भी ऑपरेटिंग का पार्ट मानते हैं। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, याद रखना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव। ट्रेडिंग कमीशन होता है ब्रोकरेज जो हमें मिली होगी अगर हमने किसी की सेल करवाई है। तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं वैसे हमारे क्रेडिटर्स हमें कैश डिस्काउंट देते हैं, तो ये भी ऑपरेटिंग इनकम का डे टू डे इनकम का पार्ट माना जाता है। तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। तो इस तरीके से हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ये, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। तो ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपको दे रखा है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अकाउंट्स के क्वेश्चन करते टाइम आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको अचानक से अगर हमने देखा तो हम क्या करते कि इसमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऐड कर देते, जबकि नेट आरएफओ का मतलब क्या होता है? नेट आरएफओ का मतलब है आरएफओ माइनस सेल्स रिटर्न। तो इसके अंदर ऑलरेडी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूडेड है। आरएफओ का मतलब है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसके अंदर ऑलरेडी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्लूडेड है, शामिल है, तो हम इस टू लैख को अलग से ऐड नहीं करेंगे। तो हमें तो सीधे सीधे दे रखा है आरएफओ, आरएफओ दे रखा है 8 लाख। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे लास्ट वीडियो में, फिर से करते हैं। एक तो अभी किया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस। तो इसमें आपको आरएफओ दे रखा है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% किसका? 20% आरएफओ का। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। 20% है यानी कि 8 लाख आरएफओ का 20%, मतलब ये आ जाएगा आपका 1,60,000। तो 1,60,000 आ गया आपका। तो इसके बेसिस पे आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लो। आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, मतलब 8 लाख माइनस 1,60,000, 6,40,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? इस कॉस्ट ऑफ आरएफओ में ऐड क्या क्या करेंगे? सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखते हैं यहाँ पे, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन,
नॉन ऑपरेटिंग होता है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन ऑपरेटिंग होता है। तो हम बस ये दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। एक मिनट, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दिया, वो अगली रेशियो है, ये है ऑपरेटिंग रेशियो। तो अब 6,40,000 में ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000 प्लस डेप्रिसिएशन 20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, मतलब 90% आ जाएगा आपका। 90% हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो, आपको दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको दे रखा है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ जाएगा 4,80,000। 5 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे, नेट RFO आ गया। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 75%। तो ये कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ RFO, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, मैं बार बार, ऑपरेटिंग रेशियो है ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगला है। तो ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है आपको 75, और ये कैसे आया होगा, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय RFO इन 100 करके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में RFO कितना है, RFO है हमारा 5 लाख में से 20,000, 4,80,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 75। तो जो जो भी दे रखा है उसको ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन ऑपरेटिंग कितना आपका, ऑपरेटिंग दे रखा है आपको 40,000, हाँ 40,000, ये 75 100 नीचे ले जाओ दूसरी साइड पे, और 4,80,000 को इधर ले जाओ, तो 3 4 1,20,000, तो 3,60,000 आ गया ये। तो कॉस्ट ऑफ RFO प्लस 40,000 है, तो इसके बेसिस पे कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगा आपका 3,60,000 माइनस 40,000, तो 3,20,000 आपको कॉस्ट ऑफ RFO आ गया। फॉर्मूला अच्छे से पता हो तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पूछो आप निकाल सकते हो। अगला है थर्ड रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जो ऑपरेटिंग रेशियो होती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे मान लो कि पिछले क्वेश्चन में हमारी ये पिछले से पिछले क्वेश्चन में हमारी ऑपरेटिंग रेशियो कितनी आई थी, 90%। आपको 1 मार्कर आ सकता है, पूछेंगे, मान लो दे रखा हो कि ऑपरेटिंग रेशियो इज 90%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो MCQs में, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो होगा 10%, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिला के 100% होते हैं। ठीक है, तो आपको एक भी दे रखा है तो आप दूसरा 100 में से माइनस कर दो, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। आई थिंक क्वेश्चन करने के पहले हमें मुझे आपको बताना चाहिए कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है तो प्रॉपरली से। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपने 11th में किया होगा। फिर उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको हम क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो लिखते क्या है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स ले रही हूँ, मान लो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 1 लाख,
अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखते हैं, सारी की सारी ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर इधर डेबिट साइड पे आती है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। बट क्योंकि अभी मुझे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझाना है, तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग लिखूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस। तो मान लो मैंने इमेजनरी 30,000 के हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, और इधर हम लिखेंगे बाय ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे कि कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, मान लो ये है 20,000। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पिछले साल बनाया था तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सबको एक साथ दिखाया था, वही इसका फॉर्मेट है। बट क्योंकि यहाँ पे बताना है अलग अलग, क्योंकि मुझे दो फॉर्मूले समझाने हैं इसके बेसिस पे, तो बाय प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, मान लो कि 90,000 यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब हम जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इधर क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। मान लो ये है 40,000, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको डेबिट साइड पे लिख देते हैं। तो टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लो 30,000 है। अब इधर का टोटल आ रहा है 1,30,000। जो भी बैलेंसिंग फिगर है इस केस में आ रही है 1,00,000, वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, अभी आपको पता चलेगा कि क्यों। तो क्योंकि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो आपको दो तरीके से निकालने को हो सकता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो उसके बेस पे निकालना हो, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो उसके बेस पे निकालना हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे मान लो कि इसी केस में मैंने अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम 20,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपका आ गया 90,000। तो ये आपने कैसे निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये है आपका पहला फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दूसरा फॉर्मूला, मान लो मुझे ये 90,000 निकालना है, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या करोगे, 1,00,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000, तो आपका 90,000 आ जाएगा। यानी आपने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, आपने क्या किया, 30,000 ऐड किया, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड किया माइनस क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब 1,00,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000, तो 90,000 आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मान लो कि आपको अगले हम रेशियो करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके लिए हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर दे रखा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस, सॉरी उल्टा हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो। तो अगर आप ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो इसके बेसिस पे, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सब निकल सकता है, आपको कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा इलिस्ट्रेशन 106 डीके 12 में से ली गई है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये तो सीधा ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20%।
सेकंड केस दे रखा है आपको। सेकंड केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000। तो पहले तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO, मतलब 5 लाख माइनस 4 लाख, तो ये आ गया आपका 1 लाख। अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो आप क्या क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो। जो दे नहीं रखा तो हम बस इसी को करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 80,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100, तो आएगा 16%। अगला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दे रखा है RFO, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25%। तो 10 लाख का 25% कितना होता है, 2,50,000। इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000। अब डिवाइड करेंगे उसको RFO से, यानी कि 10 लाख से इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 18%। ओके, आगे है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, माइनस करके सारी ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके, उसमें से टैक्स भी माइनस करके, तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है, अगर सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है, सारी इनकम्स ऐड कर दो, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग है, और टैक्स भी माइनस कर दो क्योंकि हमें आफ्टर टैक्स लेना है, टैक्स माइनस कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन RFO इंटू 100। तो या फिर दूसरा तरीका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो ऑपरेटिंग है, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नॉन ऑपरेटिंग है, फिर भी हमने किया इसको लिया, इसमें एक्सीडेंटल लॉसेस नॉन ऑपरेटिंग है, फिर भी हमने इनको लिया है। तो सारे एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दो, सारी इनकम्स, रेवेन्यू इनकम्स, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, इनकम्स ऐड कर दो, टैक्स माइनस कर दो, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि क्या ऑपरेटिंग है क्या नॉन ऑपरेटिंग है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस, selling expenses minus, interest on debentures minus, accidental losses minus, income from rent add, commission received add, income from rent add, हालांकि नॉन ऑपरेटिंग है, कमीशन रिसीव ऐड, तो हमारे पास जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो और ये इनकम ऐड कर दो, तो जो आएगा वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। तो इन सबको ऐड माइनस करने के बाद आएगा 21,500 आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स दे नहीं रखा, नहीं तो हम उसको भी माइनस कर देते, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100, तो आएगा 10.75%। आगे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 75,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनमें से कौन कौन से हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, क्योंकि डिबेंचर्स अगर कुछ नहीं दिया तो हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मानते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स
ऑपरेटिंग मानते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स को हम ऑपरेटिंग नहीं मानते, नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को नहीं करेंगे। एक्सीडेंटल लॉसेस नॉन ऑपरेटिंग है, एक्सपेंसेस है। इनकम फ्रॉम रेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको नहीं लेंगे। कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको ऐड करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000 माइनस और कमीशन रिसीव 2,000 ऐड, एक मिनट, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस। तो हमें करना है 77,000 में से 41,000 को माइनस कर देंगे हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 36,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100, मतलब 36,000 डिवाइडेड बाय RFO कितना है 2 लाख इंटू 100, मतलब 18%। अगला है 111 इलस्ट्रेशन फ्रॉम DK गोयल। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ RFO, तो 20 लाख का 30%, मतलब ये हो जाएगा आपका 60,000, तो 60,000 है। ऑपरेटिंग रेशियो इज 80%, ऑपरेटिंग रेशियो 80% है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी इसकी, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग रेशियो किसका, RFO का। ऑपरेटिंग रेशियो इज 80%, तो दैट मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी 20 लाख का 80%, मतलब ये होगी आपकी 1 2 3 16 लाख ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे बोला क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दे रखा है। आपको इसकी जरूरत नहीं है निकालने की, आपको इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। एक्चुअली जरूरत पड़ेगी अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ RFO, हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें दे रखा है 16 लाख। कॉस्ट ऑफ RFO क्या होगा, कॉस्ट ऑफ RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, तो RFO कितना है 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 60,000, नहीं 6 लाख होगा, 6 1 2 एक जीरो और लगेगी, तो ये 6 लाख होगा। 6 लाख माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगा हमारा 14 लाख, 14 लाख आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ RFO। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके बेसिस पे आ जाएगा हमारा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी 2 लाख, 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 6 लाख माइनस 2 लाख माइनस 30,000 प्लस 50,000, तो 4 लाख माइनस 3 लाख 70,000 प्लस 50,000, तो 4 लाख 20,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100, मतलब 4 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100,
ये आ जाएगा आपका 21%। तो फॉर्मूले अच्छे से पता हो आपको तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कैसे भी जरूरी नहीं है एक ही मेथड हो, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट रेशियो है इस चैप्टर की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, या फिर इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, या फिर इसको यील्ड ऑन कैपिटल भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैं एक बार आपको बैलेंस शीट की तरफ फिर से बताती हूँ। बैलेंस शीट, आई रिपीट, कंपनी का बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है। आपको इजीली समझ में आए तो इसलिए मैंने वर्टिकल में बनाया है। तो लायबिलिटी साइड पे होते क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और थर्ड चीज क्या आती है? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड पे क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या होता है? एक तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क। और उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि हमने लोगों को दे रखे होंगे। और आ सकता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स के दो पार्ट हो सकते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? जो हमने बिजनेस में ही पैसा लगा रखा है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की अगर किसी और के बिजनेस में पैसा लगाया रखा है, जैसे कि किसी के शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीदे हो तो। और क्या आता है यहाँ पे? फिक्टिशियस एसेट भी आती है। फिक्टिशियस एसेट जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, और ये थर्ड पार्ट मान लो आप। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी साइड पे आता है, प्रॉफिट होता है। अगर एसेट साइड पे आ रहा है तो दैट मीन्स वो लॉस है। तो ये होती है फिक्टिशियस एसेट और करंट एसेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इन दोनों में से, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स में से माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट, और अगर गुडविल वगैरह दे रखी है तो गुडविल को। इन दोनों को बेसिकली नॉर्मली इन दोनों का ध्यान रखना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करना है और फिक्टिशियस एसेट को माइनस करना है, तो वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन सारी एसेट में से, ठीक है, सिवाय नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सिवाय गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट, इन तीनों को छोड़ देंगे, अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो इसको बोलते हैं हम एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में हम जितना भी ये शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट, गुडविल को माइनस करेंगे। और एसेट अप्रोच में सारी एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। एसेट्स में से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट को नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। और ये था डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। यानी कि अगर आपको डिविडेंड में से माइनस करके नेट प्रॉफिट दे रखा है तो डिविडेंड को ऐड कर दो, टैक्स आफ्टर टैक्स दे रखा है तो टैक्स को ऐड कर दो, आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट को ऐड कर दो। तो इन सब को ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो इस तरीके से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का बता दिया। नेट प्रॉफिट में आफ्टर टैक्स अगर दे रखा है ना, तो दैट मीन्स उसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट डिडक्टेड है, इंटरेस्ट ऐड कर दो, टैक्स ऐड कर दो। और अगर डिविडेंड भी अलग से माइनस कर दिए तो डिविडेंड को उसमें ऐड कर दो, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा
फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022। तो आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स दे रखे हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, करेंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, एसेट साइड पे दोनों तरह के एसेट्स दे रखे हैं। तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे ही नहीं रखा। तो दोनों फॉर्मूले से मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। तो दोनों फॉर्मूले में शेयर होल्डर फंड ऐड किए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, शेयर होल्डर कैपिटल फंड्स हैं 2,70,000, प्लस करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी कि 1 लाख प्लस 30,000। तो ये जो आएगा आपका वो होगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 270, 370, 30,000। तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख। ये हमने किया लायबिलिटी अप्रोच से। अगर एसेट साइड पे फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल दे रखे हो तो उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। दूसरा फॉर्मूला है एसेट अप्रोच का। उसमें हम क्या करते हैं, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, यानी कि नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो 5,80,000 माइनस 1,80,000, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख। तो दोनों तरीके से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आएगा, दोनों तरीके से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा। तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। वो निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 दे रखा है। तो नोट नंबर 1 से हम देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में से रिजर्व 5,000 है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 65,000 है। तो इसके बेसिस पे हम निकालने वाले हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो ये 65,000 है, टैक्स वगैरह डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो हमें इंटरेस्ट तो पता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है हमारे 1 लाख के, उसके ऊपर 15% से हमें इंटरेस्ट देना है, यानी कि 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। 65,000 में 15,000 को हम ऐड कर देंगे, 65,000 में हम 15,000 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 80,000 आ जाएगा। 65,000 नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऐड कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 80,000। तो ROI निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 80,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 4 लाख इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा 20%। तो 20% हमारा ROI है। इस वीडियो के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।